नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। सोमवार से सावन शुरू हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में दुकानों पर नाम वाली सियासत शुरू हो रही है। भाई साहब हो या भाईजान, बतानी हो पहचान, बाल मुकुंदाचार्य ने इसकी डिमांड की है। जी हां, इसके साथ ही झुंझुनू से आई हैवानियत की तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे, उसका सच भी बताएंगे जिसको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहीं बताएंगे आपको फर्जी डिग्री के सबसे बड़े काले धंधे के बारे में, जिससे सैकड़ों लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की। और बात होगी ठेहट हत्याकांड के गिरफ्तार किए गए मास्टरमाइंड के बारे में, जो इटली में फरारी काट रहा था। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं खबर में दम है। दुकानदारों को नेम प्लेट के जरिए अपनी पहचान, नाम जग जाहिर करना चाहिए या नहीं, इन दिनों यह बहस का मुद्दा बना है। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर उनके मालिकों की नेम प्लेट लगाने की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने ऐसी मांग सरकार से की है। भाई साहब या भाईजान, बतानी हो पहचान, विधायक की मांग, नेम प्लेट वाली हो दुकान। सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या चीज क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। हलाल या झटका के बाद नाम वाली सियासत। अब पहचान पर तकरार, सियासत बेशुमार। वकील साहब टी स्टॉल, हाईवे ढाबा, ऐसे नहीं चलेगा। दुकान पर दुकानदार का नाम लिखा होना चाहिए। आरिफ फल और शावेज फल, ऐसे ही दुकानदार की पहचान होनी चाहिए। यह हम नहीं कह रहे, यह बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य की सरकार से मांग है। किसी को सही लगे या गलत, कोई राजनीति करे या मंशा पर खड़े करे सवाल, यूपी और उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने यूपी की योगी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए राजस्थान में भी ऐसे ही आदेश की मांग की है। बिल्कुल, मैं अपनी ओर से, राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से, मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या चीज क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। यूपी में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सबसे पहले दुकानदारों को कांवड़ रूट पर उनकी दुकानों के बाहर नाम लिखने को कहा था, जिस पर जमकर राजनीति हुई। उम्मीद की जा रही थी कि योगी सरकार फैसले को वापस लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरे प्रदेश में ही कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया, जिसकी प्रदेश कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने तारीफ की। योगी जी का पहले भी कहा है, कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, हम फूलों से बरसात करेंगे, फूलों से स्वागत करेंगे। तो ये जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले इस प्रकार के मेले त्योहार है, कलश यात्रा, शोभा यात्रा है, निश्चित ही योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम होते जा रहे हैं, सुरक्षा भी दी जा रही है। और हम चाहेंगे राजस्थान में भी अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही इस प्रकार के आयोजन को भी हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। यूपी सरकार के जैसे फैसले की मांग अब प्रदेश में भी हो रही है। सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट की मांग कर रहे हैं।
लेकिन विपक्ष बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगा रहा है। भाई ये जो राजनीति कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तो राजनीति करना जानते नहीं है लोग। राजनीति किसकी हो रही है? राजनीति सिर्फ इसकी हो रही है कि हिंदू मुस्लिम कर करके किस तरह से आम आदमी को ये उनके दिमाग को खराब कर सके। इस बीच राजधानी जयपुर में मीट के दुकानदारों के लिए नया आदेश भी जारी हो गया। मीट दुकानदारों को अपनी दुकान पर यह लिखना जरूरी होगा कि उनका मीट हलाल का है या फिर झटके का। सुनने वालों को बात भले ही अटपटी लगे, लेकिन यह जयपुर नगर निगम का फरमान है। इसके अलावा आवासीय स्थानों पर मीट की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। दुकानों के लिए अलग से जगह निर्धारित की जाएंगी। यह फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जो हाल ही में एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें यह विषय आया कि मीट की दुकान, अवैध मीट की दुकानें संचालित हो रही है। जहां लाइसेंस मिल रहा है वहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहां जन भावना आहत हो रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने जो मीट की दुकान में का भविष्य में नगर निगम लाइसेंस देगा, वहाँ कमर्शियल पट्टा होना आवश्यक है उस मीट की दुकान का। दूसरा, मीट की दुकान के ऊपर ये लिखना आवश्यक होगा कि वो झटका शॉप है या हलाल है, यानी झटका और हलाल भी उसके ऊपर इंगित करना अनिवार्य होगा। फैसले को लागू करने के पीछे सरकार भले ही सुरक्षा और शुचिता की दलील दे रही हो, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति के चश्मे से देख रहा है। लेकिन यह भी किसी से छिपा नहीं है कि मजहब की आड़ में कई बार ऐसे वाकये भी पेश आए हैं जो विवादों में रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झुंझुनू में एक युवक को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हो रहा है। उसको इतना पीटा जा रहा है कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका है। क्या है इसकी सच्चाई, आइए अब आपको वो जरूर दिखाते हैं और देखनी भी चाहिए आपको। आगे नहीं आ रहा थी। युवक को तालिबानी सजा का वीडियो। इतना मारा कि पूरा शरीर सुन्न हो गया। नंगा कर 7 से 8 लोगों ने उधेड़ दी खाल। एक थका तो दूसरे ने पीटना शुरू किया। आदमी नहीं आ रहा थी। सोनू आदमी नहीं आता लियो। सोनू आदमी नहीं आता लियो। ये वीडियो इतना खौफनाक है कि इसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। 7 से 8 लोग एक व्यक्ति को नंगा कर पीट रहे हैं। एक के बाद एक अनगिनत वार कर रहे हैं। एक दबंग उसकी पीठ पर बैठा है तो दूसरा पैर पकड़े है और तीसरा उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार करता नजर आ रहा है। इसको इतना पीटा जा रहा है कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका है। एक व्यक्ति इसका वीडियो बना रहा है तो बाकी उससे कुछ पूछ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लेकिन मारने वाला व्यक्ति एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करता जा रहा है। सोनू आदमी नहीं कर लियो। हाँ चामड़ी आनी चाहिए। कई घंटों तक उसको इसी तरह 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और ये सारा खेल एक छोटे से बंद कमरे में खेला जा रहा है। युवक के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद झुंझुनू पुलिस ने रात भर छानबीन की और फिर आखिरकार वायरल वीडियो का सच ढूंढ निकाला। ये वीडियो झुंझुनू का नहीं बल्कि हनुमानगढ़ जिले का है।
जो 2022 का है। हनुमानगढ़ के बड़बिराना गांव में युवक के साथ मारपीट का वीडियो है। उस वक्त ही हनुमानगढ़ पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। उसमें ये पता चला कि वीडियो काफी पुराना है, 2022 का है, हनुमानगढ़ जिले का है और उस वक्त जो भी कार्रवाई बनती थी वहां पर प्रकरण दर्ज होकर जो भी कार्रवाई बनती थी वो मेरे ख्याल से हो चुकी है। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि ये वीडियो है, पुराना वीडियो है, किसी ने जानबूझकर अगर कहीं डाला है, किस उद्देश्य से डाला है, उस बात की गहराई तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। माहौल खराब करने की नीयत से इस तरीके के वीडियोस अगर कहीं डालें तो उस पर भी हम बिल्कुल जांच करेंगे और अगर किसी की गलती पाई जाएगी तो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित। फिलहाल एसपी ने वीडियो वायरल नहीं करने की अपील की है और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। सोनू याद की नहीं कर लियो। वो मोटरसाइकिल का ड्राइवर है, मोटरसाइकिल का ड्राइवर है। उधर चूरू में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से न सिर्फ विभिन्न सब्जेक्ट कोर्स की फर्जी डिग्री और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बांटने का काला खेल चल रहा था, बल्कि इस गैंग में शामिल लोग इतने शातिर थे कि अभ्यर्थियों को कोर्स की डिग्री सर्टिफिकेट देने के बदले एडवांस पैसा वसूलने के बाद इतना मजबूर कर देते थे कि अभ्यर्थी को मुंह मांगी लाखों रुपए की रकम देनी पड़ती थी। यूनिवर्सिटी संचालक और दलालों से हुई पूछताछ में ये सारे अहम तथ्य सामने निकल कर आए हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का काला धंधा, डिग्री सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा, एडवांस पैसा और मजबूरी का फायदा। संचालक और दलालों ने खोला राज। फर्जी डिग्री चाहिए तो सीधे ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चले आइए। यहाँ फर्जी डिग्री और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बांटने का काला धंधा चल रहा था। लेकिन थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि गैंग आपको इतना मजबूर कर देगी कि आपको मुंह मांगी लाखों की रकम देनी पड़ जाएगी। एसओजी के डीआईजी पारिस देशमुख के मुताबिक जांच में सामने आया है कि फर्जी डिग्री का सौदा करने के बाद इनकी रकम तब और बढ़ जाती है जब अभ्यर्थी की सरकारी नौकरी लग जाती है। जी हाँ, जब गैंग को पता चलता है कि उस अभ्यर्थी का सरकारी नौकरी के लिए चयन हो गया है, तब ये लोग उस अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री देने के बदले ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलते थे। जनरली ये इनका मोडस ऑपरेंडी होता है कि भाई पहले कुछ पैसे लेकर ये रोल नंबर जारी कर देते हैं और उसके बाद जब एक्चुअल सिलेक्शन हो जाता तब ये डिग्री बेचते, वहाँ भी भावताव करते। जो कैंडिडेट इनको पैसे नहीं देता उसके वेरिफिकेशन ये मना कर देते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री और फर्जी सर्टिफिकेट बांटे जाने के काले कारोबार के खुलासे के साथ ही एसओजी अब पीटीआई भर्ती 2022 और पीटीआई भर्ती 2018 के एनालिसिस भी कर रही है और देख रही है कि आखिरकार ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा में पास हुए, चयनित हुए, और ऐसे कौन से अभ्यर्थी जिन्होंने ओपीजेएस की मार्कशीट का उपयोग किया अपने डॉक्यूमेंट्स में। आखिरकार अब तक करीब 81 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं जो कि सरकारी नौकरी पा चुके हैं। ये इनके रेट कोर्स वाइज है, जो सस्ते कोर्सेस है उसके रेट कम है, जो महंगे कोर्सेस है उसके रेट ज़्यादा है। और दूसरा है कि वो कैंडिडेट की काबिलियत कितनी है, इनमें सेंस कि पैसों की काबिलियत क्या है, उसके मुताबिक ये रेट तय होता था। क्योंकि अभ्यर्थी को फॉर्म भरते वक्त रोल नंबर की जरूरत होती थी, ऐसे में ये लोग पहले से ही वसूल कर रोल नंबर दे देते थे। इसके बाद डिग्री देने के लिए मजबूरी में फंसे अभ्यर्थी से मुंह मांगी रकम वसूलते थे। मान लो सौदा 5 लाख रुपए में तय हो गया और 5 लाख रुपए में से जब उसने रोल नंबर ले लिया 5 लाख में सौदा तय हो गया। जब वो एग्जाम पास कर गया और डिग्री लेने गया तो उसको कहा कि नहीं 5 नहीं, अभी 8 लाख देने पड़ेंगे। ये गैंग इतनी चालाक है कि अगर अभ्यर्थी मुंह मांगी रकम नहीं देता था तो वेरिफिकेशन में यूनिवर्सिटी प्रशासन मना कर देता था और रुपए मिलने के बाद फिर संशोधित लेटर जारी कर देता था।
जब उसने रोल नंबर ले लिया 5 लाख में सौदा तय हो गया। जब वो एग्ज़ाम पास कर गया और डिग्री लेने गया तो उसको कहा कि नहीं मैं 5 नहीं, अब तो ये 8 लाख देने पड़ेंगे। तो कैंडिडेट ने कहा कि नहीं सौदा 5 का हो, उसने 5 दे दिए। वेरिफिकेशन के लिए लेटर जाता है, ये कहते कि नहीं हमारे यहाँ से किया नहीं। फिर एक कैंडिडेट रोते रोते अपने 3 लाख हुए बचे हुए देता है। फिर उसके बाद एक संशोधित आदेश जारी करते हैं कि पहले जो हमने लेटर जारी किया था उसमें तो हमने गलती से लिख दिया था कि हमारे से पढ़ा नहीं, अभी हमने रिकॉर्ड देखा अब हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस सामने आए। फिलहाल फर्जी डिग्री हासिल कर सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों की धरपकड़ के लिए एसओजी की अलग अलग टीमें कई प्रतियोगी परीक्षाओं का एनालिसिस कर रही हैं। देखिए अभी जैसे हम कुछ परीक्षाओं पे हमने एनालिसिस किया है, जिसमें पीटीआई 2022, पीटीआई 2018 का हमारा एनालिसिस पूरा हुआ है। तो पीटीआई 2022 में 81 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ओपीजीएस की यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर पीटीआई बने हैं और आज नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ 60+ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डीपीएड देकर इन्होंने नौकरी की है। 66 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीपीएड, सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, तो सीपीएड की इसको मान्यता भी नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने सीपीएड भी, जिसने कम पैसे दिए उसको सीपीएड दे दिया, जिसने थोड़े ज़्यादा पैसे दिए उसको डीपीएड दे दिया, जिसने और ज़्यादा पैसे दिए उसको डीपीएड दे दिया। लॉरेंस और रोहित गोदारा के खास दोस्त अमरजीत को इटली से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमरजीत लगातार अपनी पत्नी के संपर्क में था, इसी वजह से पुलिस को उसकी लोकेशन का सुराग मिला। अमरजीत ही गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर का दूसरा सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। उसे राजस्थान पुलिस भारत लाने की अब तैयारी कर रही है। आइए पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए ये कैसे कैसे। ठेहट हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। हाईटेक हथियारों को छिपाने वाला शातिर। सबसे बड़ा गैंगवार, पत्नी का भी इस्तेमाल। गैंगस्टर की गिरफ्तारी की बड़ी कहानी। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का खासम खास गुर्गा अमरजीत बिश्नोई को राजस्थान की पुलिस ने इटली से गिरफ्तार कर लिया है। अमरजीत बिश्नोई वही बंदा है जिसने राजू ठेहट हत्याकांड मामले में मुख्य भूमिका निभाई थी। सिम खरीदने से लेकर आरोपियों के रहने ठहरने के इंतजाम से लेकर के तमाम कामकाज करने वाला यह आरोपी अमरजीत बिश्नोई इटली से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीमें अमरजीत से लगातार पूछताछ कर रही है। राजस्थान के सबसे बड़े गैंगवार का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़े ही शातिर तरीके से इटली में छिपे गैंगस्टर को राजस्थान पुलिस ने धर दबोचा। जैसे उसने इतने बड़े हत्याकांड की पूरी पटकथा लिखी थी, वैसे ही वो अपने शातिर दिमाग से इटली में फरारी काट रहा था। नाम में ही अमर लिखा है, लेकिन आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। गैंगस्टर राजू ठेहट की 3 दिसंबर 2022 को उसके घर के बाहर सेल्फी लेने के बहाने बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में शामिल 25 बदमाशों को पुलिस ने अलग अलग समय में गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए बदमाशों में एकमात्र महिला थी, अमरजीत बिश्नोई की पत्नी सुधा कंवर। अमरजीत ने ही पत्नी सुधा कंवर के जरिए बदमाशों तक पैसे पहुंचाए थे। इन्हीं पैसों से शूटर होटल में रुके थे, कोचिंग की फीस जमा करवाई थी। रोहित गोदारा गैंग के जो 2 मुख्य जो साथी है उसमें एक अमरजीत बिश्नोई है, दूसरा वीरेंद्र चारण है। इस अमरजीत बिश्नोई राजू ठेहट मर्डर में वांटेड था और प्लस इस गैंग का बहुत सक्रिय सदस्य था। और इसके अलावा अभी जो एक सचिन गोदा मर्डर हुआ था उसमें भी संदिग्ध मानते हैं हरियाणा पुलिस उसको। और जितने भी एक्सटॉर्शंस वगैरह होते थे, जितने भी इस गैंग ने वारदातें की है, उसमें पूरा नंबर्स प्रोवाइड करना और कॉलिंग करवाना और डब्बा कॉलिंग करवाना, तो इस तरह की चीज़ों में वांटेड था ये। सीकर के राजू ठेहट हत्याकांड मामले की साजिश दुबई में रची गई थी।
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया था कि दुबई में बैठी आनंद पाल की बेटी चीनू, सुभाष बानुड़ा, सुभाष बराल, वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा ने इस साजिश को रचा और उसके बाद में सबसे भरोसेमंद दोस्त अमरजीत बिश्नोई को इसकी जिम्मेदारी दी गई। अमरजीत सीकर आया, उसने प्लान को रचा, रहने ठहरने का इंतजाम किया, आरोपियों के मोबाइल की सिम उपलब्ध कराई और कर दिया राजू ठेहट का मर्डर। अमरजीत बिश्नोई ने राजू ठेहट को मारने वाले के लिए जिन शूटरों को हरियाणा से बुलाया था, उनके खातों में कई ट्रांजैक्शंस के जरिए एडवांस रुपए भेजे थे। मर्डर के लिए एडवांस पैसे मिलने के बाद सतीश ने जॉनी पहलवान और हिमांशु बॉक्सर को सीकर में कोचिंग स्टूडेंट बनाकर भेजा था। राजू ठेहट की हत्या करने के लिए AK-47, 2 ऑटोमेटिक जिगाना पिस्टल और करीब 60 कारतूस जयपुर पहुंच चुके थे। इन्हें सीकर में कोचिंग स्टूडेंट बनकर घूम रहे शूटरों तक पहुंचाने के लिए अमरजीत बिश्नोई ने ही खास व्यवस्था की थी। इंटरपोल रेफरेंस भेजा गया, उसके बाद इसके रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया गया और निकालने के बाद एग्जैक्ट स्पेसिफिक सूचना जब CBI के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू, इटाली। खबर में दम है में आज फिलहाल इतना ही। आप